हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कैसे चल रही बिटिया आप सभी की? उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। अभी रीट का पेपर हुआ है, आप सबने देखा होगा कैसा पेपर आया है। एक तरफ से देखो तो कि सबके होश उड़ा रखे हैं। एग्जाम ऐसा दिया है, क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसा आ गया पेपर। ऊपर से लेंथी पेपर बनाया है, लंबा पेपर बनाया है, जिसको सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम जाए, पर टाइम दिया नहीं है। टाइम वही 2.5 घंटे का टाइम मिला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पेपर अच्छे थे। बीएसटीसी वालों का अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि उनका एक लेवल होता है पेपर का, वो लेवल नहीं था, फिर भी मैं अगर बोलूं तो पेपर अच्छा था कुल मिला के। बीएसटीसी वालों का L1 का जो होता है उसको छोड़ दो, जो L2 के जितने भी सब्जेक्ट है वो अच्छा था भी, क्योंकि पेपर टफ बनेगा तभी बच्चे जो होते हैं ना कि छंटनी होगी बच्चों की। जो पढ़ रहा है उसका हो जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा उसका नहीं होगा। और देखो, पेपर जो होता है वो आपको पास करने के लिए नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, आपको आपको बाहर करने के लिए। ठीक है, आपको फेल करने के लिए बनाया जाता है कि अगर आपका पढ़ा हुआ होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप निकल जाओगे, वरना आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए आगे जितनी भी अब तैयारी करनी है आपको, उसकी अच्छे से करनी है अभी। ठीक है, आज हम जो आरएसएसबी एक भर्ती करवाती है अभी, प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट की जो तैयारी करवाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो। ये पेपर दो भागों में होता है, जैसे एक ही दिन होगा, एक ही पेपर होता है, और भाग दो होते हैं। पहला भाग जो होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। पहली बात तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है, तो साइंस वाले तो सारे ही एलिजिबल हैं। जिन बच्चों के पास 12वीं में साइंस थी वो सारे एलिजिबल हैं। दूसरी, वे बच्चे जिनके पास 12वीं में या तो होम साइंस थी या जियोग्राफी सब्जेक्ट था, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, वो दोनों भी इसमें एलिजिबल है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप फॉर्म जरूर भरना भी, और ये नॉन सीईटी भी अभी, तो इसमें आप जरूर फॉर्म भरना। ठीक है, चलो। आज हम इसके जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट मतलब जो भाग एक है, जो जीके वाला पोर्शन है, उसकी बात करेंगे। साइंस वालों के लिए भी अलग से सर ने क्लास बना दी है, आप वो जाकर जरूर देख सकते हो। साइंस का क्या क्या आएगा उसमें, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया है। आज हम केवल जीके की बात कर रहे हैं, जीके का क्या क्या पोर्शन आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अभी पहली बात दो भागों में होगा। भाग है सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसमें लगभग 100 प्रश्न आएंगे भी, आपका 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। उन्होंने सामान्य बोला है कि सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान में क्या, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दे दिया और भूगोल दे दिया। अब हम क्या पढ़े इसमें, इसमें भी क्या आएगा वो देख लो। राजस्थान का इतिहास में पहला तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, स्रोत क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या स्रोत हैं, कहां कहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, किताबें हैं, शिलालेख है, या कोई भी ऐसा स्रोत है जहां से हमें इतिहास की जानकारी मिल रही है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, पुस्तकें हैं, शिलालेख है, जो भी इसमें है आएगा। सभ्यताएं, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, हमारी जितनी भी राजस्थान की सभ्यताएं हैं, जिसमें कालीबंगा, आहड़ भी, जो आपका बागोर है, या जितने भी और सभ्यताएं हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, प्रमुख राजवंश, हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में देखें तो राजवंश ही है भाई, तो वो राजवंश आ जाएंगे। और मुगल राजवंश संबंध, मुगलों से क्या क्या संबंध थे वो इसमें आ जाएंगे। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में मंदिर, आपके महल, दुर्ग, जो भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। छतरियां तक, जिस अगर मतलब कोई राजा मरा है उसकी छतरी बनी हुई है, वो भी इसी में आ जाएगी। किले व स्मारक, ये आ गया, किले व स्मारक मतलब किले और स्मारक दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, हवेलियां भी आप पढ़ना, बावड़ियां भी आप पढ़ना, कोई मतलब कुछ भी ऐसा राजा ने बनाया हो, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो शिलालेख हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ना है, वो आपका स्थापत्य कला में आता है। धार्मिक आंदोलन और लोक देवियां, लोक देवियां और देवता। धार्मिक आंदोलन आप जब पढ़ोगे ना तो आप संत पढ़ोगे भी, हमारे राजस्थान के जितने भी संत हैं वही आप पढ़ोगे। ठीक है, और लोक देवता और देवियां। आगे प्रमुख चित्रकला शैलियां और हस्तशिल्प। चित्रकला,
ठीक है, कितने चित्र बने, किस सन में बने हैं, किस राजा के काल में बने, कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आते हैं भी। आपने लगभग एक क्वेश्चन सुना होगा, कौन सा था वो, मेरा ढोला मारू का पूछा जाता है अभी एग्जाम में, पूछा गया है रीट का, ढोला मारू का कौन सी शैली में था, कहाँ का था, वो पूछा जाता है अभी। ठीक है, तो प्रमुख चित्र पढ़ लेना, वो किस शैली में बने थे वो पढ़ लिया, और हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए जो भी शिल्प होते हैं, जैसे आपको ब्लू पोट्री वगैरह होता है, वो इसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट रुको। हाँ जी, हो गया, ठीक है। आगे है भाषा, साहित्य और इनकी प्रमुख कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां। राजस्थानी भाषा में जो जो साहित्य लिखा गया वो यहां पूछा जाएगा। राजस्थानी भाषा, उसकी बोलियां, उसकी उपबोलियां और भाषा और साहित्य, ये सब उसमें आ जाएगा। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, ये सारे कल्चर के टॉपिक है, और कल्चर हमारा चल रहा है जिसमें ये सारे करवा दिए जाएंगे। मेले और त्योहार तो लगभग हो ही गए हैं, लोक देवी और देवता भी लगभग चल रहे हैं हमारे। ठीक है, आगे संस्कृति, परंपरा और विरासत। हमारी संस्कृति मतलब हमारे क्या क्या जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो हम क्या बोलते हैं उसको, परंपराएं क्या क्या है, हम जैसे विवाह में क्या परंपराएं हैं, हमारे किसी की मृत्यु पे क्या परंपराएं होती है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, हमारे कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो इसमें पूछे जाएंगे भी। प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान में आंदोलन में कोई आंदोलन हुआ है, कोई जन जागृति का कार्य है, या कुछ भी ऐसा है, या हमारे क्रांतियां हुई है, उनमें राजस्थान के किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था, किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, जैसे केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है, भोगीलाल पांड्या है, उन सबका यहां पढ़ा जाएगा भी। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व है। रियासती ब्रिटिश संघीय, मतलब रियासती काल में क्या क्या हुआ था अभी यहाँ पर वो, और 1857 की क्रांति, 1857 का जो जन आंदोलन था, 1857 की जो क्रांति थी वो पूरी पढ़नी है भी। हमारी 6 छावनियों में हुई थी, वो आपको पूरा पढ़ना है, कब, कौन सी, कहां हुई थी, वो पूरा पढ़ना है। कृषक, जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, आपको किसान आंदोलन पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें बिजोलिया है या फिर गुर्जर है, जो भी है। उसके बाद जातीय जनजाति आंदोलन, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, 3 प्रकार के आंदोलन आपको पढ़ने हैं, कृषक, जातीय जनजाति और प्रजामंडल। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान हमारा कब से, लगभग 1948 से लेके 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चला था, जब सारी रियासतें एक हो रही थी, वह एकीकरण आपको पूरा पढ़ना है भी। राजनीतिक जन जागरण एवं विकास और महिलाओं के संदर्भ में, हमारे राजनीतिक चेतना का कैसे विस्तार हुआ, कैसे विकास हुआ, किस तरह से हम एकीकरण का पूरा करके राजनीतिक जन चेतना को लेके आए, वह इसमें पढ़ना है भी। ठीक है, तो ये हमारा लगभग इतिहास और राजस्थान कल्चर, जो कला और संस्कृति है, वो भाग रहेगा। उसके बाद है भूगोल। भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान कहाँ कहाँ है भी, अक्षांश देशांतर आप पढ़ लोगे। उसके बाद भौतिक प्रदेश, राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। अपवाह तंत्र, जिसमें नदियां, झीलें, नहरें सारे आ गए भी। ठीक है, और अपवाह तंत्र में ही आपके बांध तक आ जाएंगे भी, कितने बांध बने हैं, क्या है, सब पूछा जाएगा भी। नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद जलवायु, राजस्थान की कैसी जलवायु है आप कर लोगे। मृदा, मिट्टियां, मिट्टियों में आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी भी, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, पूरा हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान में कितने प्रकार की वनस्पति है, सबसे ज्यादा कहाँ है, कम है, वो पूरा हो जाएगा। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, हमारे जितने भी अभ्यारण्य हैं वो इसमें आ जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण है तो हमारे अभ्यारण्य बने हुए हैं, वो इसमें आ जाएंगे। और कुछ अन्य वन्य जीव संरक्षण से कोई भी हमारी योजना चल रही है, वो भी इसमें पूछी जाएगी। तो ये डाटा थोड़ा सा ध्यान रखना भी, करंट अफेयर का भी है, जो वन्य जीव संरक्षण वाला है, तो करंट अफेयर में कोई भी नई योजना शुरू हुई है तो वो भी यहाँ पूछी जाएगी। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे,
पर्यावरण को लेकर क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, वो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या योजनाएं लागू हो रही है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। मरुस्थलीकरण, राजस्थान में जो मरुस्थल है, राजस्थान का लगभग 61% भाग मरुस्थल से ढका हुआ है, वह कैसे बढ़ रहा है उसको पढ़ना है, वह उसको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए कोई योजना आई है वो पढ़नी है। ठीक है। कृषि प्रदेश, जलवायु और प्रमुख फसलें, हमारे कहाँ कहाँ खेती होती है, वह प्रमुख फसलें हमारी कौन सी है, उनको आपको पढ़ना है, किसका उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है वो पूरा पढ़ना है। पशुधन, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना भी। हाँ हो गया। ठीक है। पशुधन आपने पढ़ा होगा भी, राजस्थान में कौन से पशु है, कौन सी नस्ल है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कहाँ कम कहाँ ज्यादा पाई जाती है, पूरा हो जाएगा। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं इस समय चल रही है, कौन सी चलने वाली है, किससे कितना लाभ हुआ है, वह पूरी इसमें पढ़ी जाएगी। सिंचाई परियोजना, राजस्थान में सिंचाई को लेकर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है वह पूरी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है जल संरक्षण, राजस्थान ऐसा इलाका है जहां पानी की कमी रही है अभी, तो जल संरक्षण की कौन सी तकनीकें हैं, कौन सी प्राचीन तकनीकें हैं, कौन सी नवीन तकनीकें हैं, पूरी उसमें आ जाएगी। परिवहन और खनिज, परिवहन में आपके सारे हाईवे जो आ जाते हैं वह आ जाएगा, उसके बाद बस ट्रेन सब कुछ इसमें आ जाएगा। और खनिज, राजस्थान जो अरावली है हमारी, वह खनिजों का भंडार कहलाता है, तो इसमें राजस्थान में कौन सा खनिज कहाँ अधिक पाया जाता है वह पूछा जाएगा, और प्रश्न भी आते हैं इनसे। ठीक है। तो ये तो हो गया लगभग आपका भाग ए। भाग ब है वह मैं आपको बताऊंगा, बट यहां नहीं, वह मैं आपको जैसे पूरा नोटिफिकेशन के थ्रू ही बता दूंगा, इसी क्लास में हम बताएंगे। ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्रश्न सीधे सीधे नहीं आ रहे अभी भी। जैसे पहले प्रश्न आया ना कि मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाड़ी नहीं, वो पैटर्न ही बदल चुका है, वह तरीका ही बदल चुका है। अब प्रश्न जो बन रहे हैं वह बन रहे हैं कथन, निष्कर्ष, या चार लाइनें देके पूछ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा प्रश्न नहीं, आपका टाइम जा रहा है। वह एक ही प्रश्न से पांच प्रश्न बना के आपको पूछ रहा है। इसीलिए तैयारी भी अपनी वैसी ही रखना भाई, ऐसा ना हो कि आप तैयारी वैसी ना करो, तैयारी आपको वैसी ही रखनी पड़ेगी जैसी अब प्रश्न बन रहे हैं। मैं फिर बोल देता हूं, आप एक बार रीट का जो पेपर है वह उठा के देखना। यह जो संस्था है RSSB, यही रीट का पेपर करवाती है अभी, तो आप उनके पेपर देखना एक बार कैसे करवा रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ बोला है आने वाले पेपर भी इसी पैटर्न पर आधारित होंगे, ऐसे ही पेपर आएंगे। ठीक है। आपको लगभग 3 घंटे का टाइम मिलेगा भाई, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। जी। तो हमने देख लिया था, कहाँ तक देखा कि हमने फर्स्ट पेपर का देख लिया था, है ना। आपको एक बार और बता देता हूँ फर्स्ट पेपर का। तो लगभग आपका इसमें जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और जो भी है वो हमने पूरा देख लिया है। ठीक है। अब आगे अब देख लो एक साथ में क्या है कि ये नंबर का भी इसमें साथ में मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन सा कितने नंबर का आएगा। तो जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है, जो भाग ए है हमारा, ठीक है, तो वो लगभग आपका आएगा 100 नंबर का। ठीक है। वो कितने का आएगा, लगभग आपका 100 नंबर का आएगा। और जो आपका सेकंड पोर्शन होगा, जो जियोग्राफी होगा, वह लगभग 200 नंबर का आएगा भी। ठीक है। और यह होगा टोटल 300 नंबर का। ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया था
कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति ये सब कुछ आपने देख लिया था। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आगे। चलो, तो इसमें हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और सब कुछ ये देख लिया था। उसके बाद हमने राजस्थान का भूगोल भी अच्छे से देख लिया था। अब हम देखेंगे भाग ब, जो कि क्या है, राजस्थान का भूगोल। एक्चुअली भूगोल है भी, ठीक है, क्या है, भूगोल है। इसमें राजस्थान का, भारत का, विश्व का सब कुछ आ जाएगा। चलो ये देखते हैं हम आगे। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें केवल राजस्थान का नहीं है, केवल भारत का नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व का आएगा भूगोल। ठीक है, पहला टॉपिक देखो हमारा क्या है, भूगोल की समकालित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल का महत्व, ये पूरा टॉपिक। अब देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये पूरा ही टॉपिक आ जाएगा इसमें। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर उसका विकास क्या है पूरा। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी आएगा। फिर महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्णन, हमारे कौन से महाद्वीप हैं, हमारे जो महासागर है उन सब का पूरा वर्णन। शैल, शैलों की विशेषता जो हमारे महासागरों में पाए जाते हैं। उसके बाद भू आकृति प्रक्रियाएं, कैसे हमारा भू आकृति सारी बनी है, वो सारी प्रक्रिया इसमें आएगी। स्थल रूप एवं उनका विकास, हमारे कौन कौन से स्थल रूप है, कब उनका विकास हुआ, वो पूरा आएगा। उसके बाद वायुमंडलीय संगठन एवं संरचना, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण, ये पूरा टॉपिक। उसके बाद है आपका वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। फिर है वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण एवं प्रकार, मतलब आपका जो वर्षा का जितना भी है या वाष्पीकरण जो भी है वह इसमें आ जाएगा। उसके बाद है विश्व की जलवायु, जलवायु का वर्गीकरण, जो कि एक नाम मेंशन कर दिया उन्होंने, कौन सा, कोपेन। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया है कि कोपेन का पढ़ना है हमने। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम वर्गीकरण किसका पढ़े, तो कोपेन का, और हो सकता है कि यह कोपेन से ही प्रश्न पूछ ले। उसके बाद हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जलीय चक्कर और अतः समुद्री उच्च उच्चा बचाएगा। उसके बाद तापमान, लवणता और उसका जो वितरण होता है, महासागरीय जो तरंगे होते हैं और ज्वार भाटा है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे लगभग 14 टॉपिक। 15वां टॉपिक है हमारा जो जैव मंडल, परिस्थितिकीय तंत्र, और ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भी हमारे जो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है वह भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद 16वां टॉपिक है हमारा जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, हमारे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, जो जैव विविधता है वह सब, और उसका पूरा संरक्षण भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अब जितना भी हमने 16 टॉप पॉइंट देखे थे, ठीक है, 1 से लेके 16 पॉइंट, 1 मिनट को भी 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो हमने जो 1 से लेके 16 पॉइंट देखे हैं यहाँ तक जो है, ठीक है, तो ये जो 16 पॉइंट है ये विश्व के भूगोल है अभी। ये कहाँ है आपका, विश्व का भूगोल आएगा। ठीक है, विश्व के भूगोल से रिलेटेड सारा आएगा। अब आगे इन्होंने मेंशन कर दिया है भारत, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ। ये भारत के रिलेटेड आ जाएगा सारा, कि भारत की स्थिति, उसका पड़ोसी देश, आकार, सारा। तो यहाँ हमने भारत के लिए पढ़ना है। उसके बाद उसकी भू आकृति और खंड कैसे है। उसके बाद जल संभर संकलन, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और अपवाह तंत्र। इसमें आपका हिमालय पूरा पढ़ना है, और जो मध्य भारत में हमारा प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है वह पढ़ना है, और अपवाह तंत्र जिसमें कि नदियाँ, झीलें, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 20वां टॉपिक है मानसूनी जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया, विधि, आरंभ, विच्छेद, और जो ऋतु का होता है हमारा। उसके बाद वर्षा वितरण कहाँ कितना होता है, और जलवायु के प्रकार, वहाँ भी इसने मेंशन कर दिया है कोपेन का। ठीक है, ये देखो यहाँ इसने किसका मेंशन कर दिया है कि कोपेन को लेके हमें पढ़ना है क्या, जलवायु के प्रकार, और मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के आर्थिक जीवन पर, वह भी हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है वन
उनके प्रकार और वितरण। भारत के किस हिस्से में कौन से वन पाए जाते हैं, वह भी हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद है मृदा, मिट्टियाँ। भारत के कौन से हिस्से में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, उनके बाद उनका कहाँ-कहाँ वितरण है और उसके संरक्षण के लिए भी कोई अगर योजना चल रही है, कुछ भी है, वह इसमें आ जाएगा। उसके बाद है मानचित्र। मानचित्रों के प्रकार, मापनी और साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापनी, दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्ह, अर्थात मानचित्र से रिलेटेड कुछ भी बात होगी वह इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, चलो। आगे है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, भारत में कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है, कौन सा अक्षांश भारत के किस भाग से गुजरता है, मुख्य मुख्य जो अक्षांश है वह याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मानचित्र के रिलेटेड कुछ आ गया, और मानचित्रों के प्रकार, विशेषताएं, प्रमाणिक अक्षांश। प्रमाणिक मतलब जो जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश है या 66.5 डिग्री अक्षांश है, वह हमने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद स्थलाकृति, मानचित्रों का अध्ययन, वह भी पूरा दे दिया है इसने, मेंशन कर दिया, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है, स्थलाकृति की पहचान, जो कि ढाल है, पहाड़ी है, घाटी है, जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरने, वो सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद है वायु फोटोग्राफ, प्रकार, ज्यामितियाँ, ऊर्ध्वाधर और फोटोचित्र, यह टॉपिक आ गया। उसके बाद आएगा आपका उपग्रह और सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म, संवेदक, सुदूर, और जो भी इससे है उपग्रह से रिलेटेड जो भी बातें हैं वह इसमें आ जाएगी। अगला है हाँ, अगला है मौसम उपकरणों का प्रयोग। मौसम को जानने के लिए, मौसम का जांच करने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं, जैसे तापमापी है, आर्द्र एवं शुष्क, बल्ब तापमापी है, वायु दिशा सूचक यंत्र है, वर्षा मापक यंत्र है, इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो पूछी जाएगी। उसके बाद है मौसम चार्ट का उपयोग, जैसे मौसम चार्ट जो बनता है वह उसमें दर्शाया जाएगा कि मौसम कहाँ किस हिसाब से दिखाया जाता है, किस एरिया का मौसम कैसा रहेगा, वह इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मानव भूगोल, जिसकी परिभाषा, प्रकृति, विषय और महत्व इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद वापस से विश्व के बारे में एक जानकारी आई है कि विश्व की जनजातियां, उसमें कुछ जनजातियां ने मेंशन कर दिया है। अब देखो, अगर मेंशन नहीं किया होता, कि केवल लिखा होता विश्व की जनजातियां, तो हमें सारी पढ़नी पड़ती। पर इसने क्या किया है कि बता दिया है कि एस्किमो है, बुशमैन है, या गोंड भील जनजाति है, इनका इनके बारे में पढ़ना है कि यह विश्व के किन हिस्सों में है, किन हिस्सों में ज़्यादा है, किन हिस्सों में कम है, और उनकी क्या-क्या संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी है। ठीक है? आगे है जनसंख्या। अब ये जनसंख्या आप ऊपर देखो, इंग्लिश में देखोगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखा है। ठीक है? मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या है। उसका वितरण, घनत्व, प्रभावित करने वाले कारक, सब कुछ इसमें आ जाएँगे। ठीक है? उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, उसके कारण, क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के, उसकी समस्या क्या है, उसके समाधान क्या-क्या है, उसका संक्रमण का सिद्धांत क्या है, वह इसमें आ जाएगा। अगला है जनसंख्या की संरचना। संरचना मतलब किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा है, किसके कम हैं, उसके बाद लिंगानुपात क्या है, या फिर ग्रामीण या नगरीय जनसंख्या कितनी है, वह इसमें आ जाएगा। अगला है प्रवास। प्रवास मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर किसी कार्य के लिए या कोई रोजगार के लिए या किसी भी कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वह, तो उसकी संकल्पना क्या है वो पढ़ना है, प्रकार क्या है और समस्याएं क्या है, प्रवास से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और क्यों किया जाता है, यह पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास संकल्पना, यह पढ़ना है। अधिवास, ठीक है, और ये ग्रामीण नगरीय अधिवासों का प्रकार और प्रतिरूप और समस्याएं, यह पढ़ना है। उसके बाद नगर कच्ची बस्ती, अब नगरीय जो कच्ची बस्ती होती हैं उनमें क्या-क्या समस्याएँ होती है, वह हमने पढ़नी है। ठीक है? उसके बाद है प्राथमिक व्यवसाय। ठीक है? प्राथमिक व्यवसाय क्या-क्या होते हैं? उसमें कृषि है, खनन है, अखेट है, पशुपालन है, मत्स्य आदि संग्रहण है, वह इसमें देखना है। उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय क्या होगा? जैसे उद्योग है, औद्योगिक के कारण है, औद्योगिक अवस्थिति के कारक है, कृषि आधारित उद्योग है या विनिर्माण उद्योग है, वह इसमें सारे पूछ लिए जाएँगे। ठीक है? अगला है हमारा तृतीयक व्यवसाय। ठीक है? 1 मिनट रुको अभी। हाँ, अगला है हमारा तृतीयक व्यवसाय, तीसरा व्यवसाय जिसको बोलते हैं।
और चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, इन्होंने एक साथ मेंशन कर दिया है। मतलब इनके बारे में हो सकता है कम जानकारी पूछे, प्रथम और द्वितीय को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। अगला है भूतल परिवहन। भूतल मतलब जो जमीन पे चलने वाले, हम सड़क मार्ग बोल सकते हैं, रेल मार्ग बोल सकते हैं, उनसे जितना परिवहन होता है, उसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सड़कें हैं और रेल मार्ग है वह पूछे जाएंगे। उसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन के कौन कौन से सागर है। अब जल देखो, हमारा जितना भी है महासागरों से होता है, तो महासागरीय कौन कौन से जल मार्ग है वह पढ़ने हैं। बंदरगाह कौन से हैं, और सवेज और पनामा नहर का भी हमने पढ़ना है कि क्या उसका उपयोग है, क्या उसकी उपयोगिता है, कब बने, और किन किन रास्तों को जोड़ते हैं वह पढ़ना है। उसके बाद है वायु परिवहन। ठीक है। वायु परिवहन में विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसमें भारत की भूमिका। ठीक है। इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वह किन किन देशों से होता है, किन देशों से हम आयात करते हैं, किन देशों को हम निर्यात करते हैं, वह पढ़ना है। और उसकी क्या क्या भूमिका है भारत के लिए, वह पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक जनसंचार के उपकरण, जैसे उपग्रह है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, या फिर इंटरनेट है या मोबाइल है, हम जो भी जनसंचार करने हैं जो आधुनिक है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे प्रदूषण है, अम्लीय वर्षा है, हरित गृह प्रभाव है, और जोन परत का क्षरण है। जो भी हमारे पर्यावरण को लेकर समस्याएं हैं वह सारी इसमें पढ़नी है। अगला है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट होता है उसके बारे में पढ़ना है कि यह पहला कब हुआ था, बाद में कब कब हुए हैं, आगे कब होंगे, किस देश में होंगे, यह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। अगला है संसाधन। हमारे कौन कौन से संसाधन है वह पढ़ना है, जिसकी संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण, पोषणीय विकास, मतलब संसाधन कहाँ मिलते हैं, उनका वर्गीकरण कहाँ है, उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका आगे विकास कैसे होगा, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है अजैविक संसाधन। ठीक है। जैसे भूजल है, खनिज लोहा है, अयस्क है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, अभ्रक है, इनका उपयोग यह कहाँ पाए जाते हैं, उनकी हमें जानकारी लेनी है। ठीक है। और यह सब आपको नरेंद्र सर भी और अच्छे से बता देंगे। ठीक है। इनका उपयोग क्या होता है, इनका कौन सा गलनांक होता है, या जो भी इनके बारे में जानकारी है वह आपको नरेंद्र सर दे देंगे। ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे है हमारा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, जो कि परंपरागत आ गए, और गैर परंपरागत जैसे आणविक ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। आगे है कृषि के प्रकार। अब निर्वहन कृषि है, व्यापारिक कृषि है, या फिर आदर्श शुष्क गहन निर्वाह कृषि है, विस्तरण कृषि है, जैविक उद्यानिकी है, यह सब इसमें आ जाएगा। कृषि के जो भी प्रकार है, और यह सब विश्व के स्तर पर पढ़ना है हमने। ठीक है। अगला है प्रमुख फसलें जिसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय वितरण एवं उत्पादन। यह भी हमें विश्व को आधार मानकर चलना है। ठीक है। जहां पर भारत का होगा वहां पर भारत को आगे मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ भारत के लिए है, वरना हमें विश्व को लेकर ही पढ़ना है। ठीक है। आगे है भारत के औद्योगिक विकास। अब देखो यहाँ पर भारत इसने मेंशन कर दिया है कि भारत को लेकर है। प्रमुख उद्योग जिसमें लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, इंजीनियरिंग उद्योग, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो यह हमने भारत के पढ़ने उद्योग। उसके बाद है क्षेत्रीय नियोजन, जैसे प्रादेशिक असंतुलन है, मरु विकास कार्यक्रम है, या जनजातीय विकास कार्यक्रम है, यह इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब मरु विकास कार्यक्रम है तो केवल इसमें राजस्थान का लेके मत पढ़ना भी, इसने मेंशन नहीं किया है, तो हमें पूरे विश्व का लेके, विश्व में कहाँ कहाँ मरुस्थल है वह सारे पढ़ने हैं। ठीक है भाई। अगला है विकास एवं नियोजन, जिसमें गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कार्यक्रम, गरीबी को खत्म करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है वह है, और इसने मनरेगा को मेंशन किया भी, इसको अच्छे से पढ़ना भी। मनरेगा से जुड़े हुए जो भी कार्य है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसमें कितना कार्य मिलता है, कब मिलता है, वह सब इसमें पढ़ना है। इसके क्या क्या प्रभाव है वह पूरा पढ़ना है। ठीक है। और अभी मनरेगा को जो है, जिसका नाम परिवर्तन किया गया है, तो मनरेगा अभी करंट अफेयर का भी एक टॉपिक है। तो हो सकता है इससे सीधा सीधा प्रश्न बन जाए मनरेगा से। ठीक है। अगला है पोषणीय विकास, जिसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से पूरा पढ़ना है। उसके बाद ग्रामीण विकास। ग्रामीण में क्या पढ़ना है, डेयरी और कुटीर उद्योग।
ग्रामीण में क्या होता है, अक्सर या तो डेयरी होती है या छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र है या सीमेंट उद्योग है, 2 मेंशन किए हैं, तो हमें 2 को तो आधार मानना ही है कि सूती वस्त्र और सीमेंट तो पढ़ना है, अन्य भी पढ़ लेने हैं अभी। ठीक है? आगे है खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम, जितने भी खनिज हैं, वह हमें विश्व को आधार मानकर पढ़ना है। ठीक है? आगे है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ। अब देखो, सिंचाई में इसने मेंशन किया नदियाँ, चंबल, इंदिरा गांधी या माही परियोजना। तो हमें अब सिर्फ 3 नहीं, आगे भी जैसे हमारी गंगा नहर परियोजना है, वह भी पढ़ लिए, या फिर कोई छोटी-मोटी और परियोजना चल रही है, वह भी हमने पढ़नी है अभी। ठीक है? आगे है मानचित्र, उसका अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, मानचित्रांकन। ठीक है? यह सब पूरा पढ़ना है। अगला है आंकड़ों का निरूपण, आरेख की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख, प्रवाह आरेख, यह सब पढ़ना है। और अंतिम है भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसका परिचय और अनुप्रयोग पूरा पढ़ना है। ठीक है? तो यह हमारा लगभग सिलेबस हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो यह हमारा लगभग हो जाएगा अभी, आपको बता देता हूँ। यह लगभग जितने भी टॉपिक थे हमारे, यह थे भाग ब के। जो आपका भाग ब है जियोग्राफी का, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आ जाएंगे। और पहले जो थे, जिसमें राजस्थान का था, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरागत साहित्य या विकास जो भी है, वो राजस्थान का भूगोल था। ठीक है? वो भी इसमें मेंशन मैंने आपको बता दिया है कि स्लाइड में। ठीक है? पूरा पेपर आपका 300 नंबर का आएगा, जिसमें आपका प्रथम भाग जो है भाग ए, वो 100 नंबर का, भाग ब आपका जियोग्राफी का है जो, वह 200 नंबर का। और उसके लिए आपको समय मिलेगा कुल, जो एग्ज़ाम के लिए है, वह है 3 घंटे का समय। ठीक है? और इसी को आधार बन के आपको आगे पढ़ना है। ठीक है? साइंस का जो भी आपका सिलेबस रहेगा, अब देखो भई, ये सिर्फ जियोग्राफी का है अभी आपका। जिनके पास 12वीं में जियोग्राफी थी, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, उनके लिए है। होम साइंस का अलग आएगा और साइंस का जो है आपका अलग आएगा। जो भी विज्ञान से जुड़ा हुआ जो भी कुछ होगा, वो आपको नरेंद्र सर बता देंगे भी अलग से क्लास में। मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल भूगोल का बता रहा हूँ, जियोग्राफी का बता रहा हूँ। ठीक है? और कोशिश करेंगे हम जो भाग ए है, जिसमें हम राजस्थान के बारे में, राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, वह जल्दी ही पूरी करके बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट भी आपको करवा दें। ठीक है? और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम पे या ईमेल पे कहीं भी मेंशन कर सकते हो, हम आपको सिलेबस भेज देंगे। ठीक है? तो ये सब देख लेना भी और अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।